चलो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। चैप्टर हमने 6 से स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर का नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में? एग्रीगेट डिमांड के बारे में। और फिर उसके कुछ साथ वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है ना, एक्स एंटी करके कुछ कॉन्सेप्ट्स है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के। एग्रीगेट सप्लाई हो गया, एग्रीगेट सप्लाई इनकम से कैसे रिलेट करती है, इस तरीके के कुछ हम कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों किससे? एग्रीगेट डिमांड से। और ये हम पढ़ चुके थे। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? द टोटल अमाउंट टू बी स्पेंड और टोटल एक्सपेंडिचर, है ना, बाय द ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। और सारे सेक्टर कौन होते हैं? सारे सेक्टर कौन होते हैं? हाँ, तीन सेक्टर होते हैं। एक गवर्नमेंट सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना। ये तीनों सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज पर टोटल खर्चा कितना करने वाले हैं आने वाले टाइम में। ठीक है ना। इसको बोलते हैं बच्चों एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं? दूसरे शब्दों में भी लिखा हुआ है यहाँ पे दूसरे बुलेट में। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? टोटल वैल्यू होती है किसकी? सारे के सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, दैट ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग। सुनो, किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ पे? नहीं है ना। चलो मेरे को ये बताओ, मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में फर्क होता है? दोनों सेम ही होती है? फर्क होता है कि सेम होती है? हाँ जी। दोनों में क्या होता है? फर्क होता है। क्या फर्क होता है बता सकते हो? हाँ बोलो, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो। मार्केट डिमांड में तो केवल एक गुड्स की बात करते हैं हम एक मार्केट के अंदर। और एग्रीगेट डिमांड में सारे के सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं हम, और वो भी पूरी इकोनॉमी में। ठीक है ना। यस और नो? अच्छा, कौन माइक्रो का कॉन्सेप्ट है और कौन मैक्रो का कॉन्सेप्ट है? मार्केट डिमांड माइक्रो का कॉन्सेप्ट है और एग्रीगेट डिमांड मैक्रो का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पे अमाउंट क्यों होती है, वहां पे क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के अंदर अमाउंट इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी यूनिट्स, तो उनको हम एक सिंगल यूनिट में क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वहां पे बच्चों एक ऐसी कॉमन यूनिट ले लेते हैं हम जिनको हम सबकी मतलब सबको जिसकी टर्म्स में हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मनी की टर्म्स में। दैट्स व्हाई वहां पे अमाउंट लेते हैं। ठीक है ना। बाकी छोटे छोटे पॉइंटर से हमने कवर कर ही लेते। कोई डाउट तो नहीं आपको? जस्ट मैंने आपको ये बताया था कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड कि एडी के कितने बच्चे होते हैं? 4 बच्चे होते हैं। और 4 बच्चे कितने सेक्टर को बिलोंग करते हैं? 3 सेक्टर को बिलोंग करते हैं। आयुष मलिक, 4 बच्चे कितने सेक्टर को बिलोंग करते हैं? 3 सेक्टर को बिलोंग करते हैं। पहला जो बच्चों कंपोनेंट होता है, पहले तो ये बता दो चलो अच्छे से मेरे को थोड़ा। एडी इज इक्वल टू व्हाट? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एडी इज इक्वल टू व्हाट? सी प्लस और सी प्लस आई क्या होता है? हाँ, ये प्राइवेट सेक्टर का खर्चा होता है। ठीक है ना। चाहे और वो जो फर्स्ट वाला है सी फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और दूसरे वाला जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो जो हमने जो रूटीन नेचर में जो खर्चा किया होता है, जिनसे कोई ना तो हमारी असेट्स बिल्ड हुई है और ना ही हमारी लायबिलिटीज कम हुई है। जबकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बेसिकली वो वाला खर्चा होता है जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है कि जिससे हमारी असेट बिल्ड हुई होती है। क्या बिल्ड हुई होती है? मेनली तो असेट बिल्ड हुई होती है। या हमने गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम वहां पे देखा था अपने गवर्नमेंट बजट में, तो उससे लायबिलिटी भी क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। ठीक है ना। अच्छा, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का इसी हेडिंग में हमने दोनों खर्चे ले लिए, चाहे कंजप्शन खर्चा हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट खर्चा हो। और फाइनली एक्स माइनस एम, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का वो कौन सा खर्च करते हैं हमारे यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर? बोलो ना। एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट करते हैं और वो लोग क्या करते हैं हमारे यहाँ से? तो हमने कितना बाहर एक्सपोर्ट किया उसको नेट कर लो। नेट कैसे करेंगे? उसमें से क्या डिडक्ट करके? इम्पोर्ट। कि हमने बाहर वालों को 10 लाख रुपए का माल बेचा, तो उनसे मान लिया 8 लाख का मंगाया, तो नेट हमने बाहर वालों को कितना भेजा? बोलो ना। 2 लाख का। और बच्चों अगर ऐसा हो जाए कि हमारे एक्सपोर्ट्स कम है और इम्पोर्ट्स क्या है? ज्यादा है, तो ये नेगेटिव फैक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बिकॉज एक्स माइनस एम की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई एमसीक्यू भी हो सकता है, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कुछ नहीं है इसमें।
लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो सकता है। अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, और इंपोर्ट की वैल्यू, तो मुझे बताओ एक्स, मैं वन बाय वन पूछ रहा हूँ आपको कि एक्स माइनस एम वाला जो कंपोनेंट है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। और वो ओवरऑल एडी को यानी कि सी प्लस आई प्लस जी को वो बढ़ाने में हेल्प करेगा, घटाने में हेल्प करेगा? घटाने में हेल्प करेगा, बिकॉज वो अब क्या बन गया? नेगेटिव फैक्टर बन गया है ना, वो माइनस में आएगी ना वैल्यू। लेट सपोज सी प्लस आई प्लस जी की वैल्यू कितनी आई है? 600 आई है। कितनी आई है? और x माइनस एम की वैल्यू आई है माइनस के 150। कितनी आई है? माइनस के 150। तो बेसिकली करते तो हम प्लस है, प्लस करेंगे, लेकिन प्लस किसको करेंगे? माइनस 150 को। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 600 में से माइनस हो जाएंगे कितना? 150, 150, और फाइनली वो कितना आएगा? 450। तो यानी कि अगर x माइनस एम वाला जो फैक्टर है बच्चों, अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो वो ओवरऑल एडी को आपको क्या करता है? आपकी एडी को कम करता है। यस और नो? चलो इसका टेक्स्ट पढ़ेगा अभी। पहला, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या है आपका? प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसे हम सी बोल रहे हैं ना, सी, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर को बच्चों हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो हम डेली रूटीन में जो पैसा क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं, इनसे कोई एसेट बिल्ड नहीं हो रही है। नॉर्मल फंक्शनिंग अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए हम ये क्या कर रहे हैं? पैसा खर्च कर रहे हैं अपने खाने पीने पे, ठीक है ना, डेली रूटीन की चीजों पे। देखो, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर। ये वो टोटल खर्चा होता है टू बी इनकर्ड बाय हाउस होल्ड। जो कौन करता है? हाउस होल्ड करता है। कौन करता है? करता है या करेगा? करेगा। बिकॉज क्या है? आराम से करिए, आगे को हो जाओ, कोई नहीं। इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड बाय हाउस होल्ड। ये वो टोटल खर्चा होता है जो किया जाएगा किसके द्वारा? कौन करेगा? हाउस होल्ड करेगा। ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसकी खरीदी पर? गुड्स और सर्विसेज की खरीदी पर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। ठीक है ना? अच्छा, गुड्स और सर्विसेज कौन से वाले गुड्स और सर्विसेज? कौन से? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। और ये रूटीन नेचर के जो, मतलब रूटीन नेचर में जो हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। चलो जैसे आप बताओ कि आप कैसा कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हो? भैया हमारा कंजप्शन पैटर्न क्यों जानना है आपने? अरे नॉर्मली ऐसा बता दो जो सभी करते हैं, सारे मिल करके बता दो। जैसे कि ब्रेड वगैरह पे, स्नैक्स वगैरह पे खर्च करते हो, और हाँ चलो कुरकुरे चिप्स कह रहे हो, शुगर और टूथपेस्ट, और कुछ ऐसे चॉकलेट्स भी, चलो ठीक है, और टॉफी, और कैसे खर्चे करते हो? कौन सा? गांजा? गांजा तो गांजा चौक जैसे गांजे पे खर्च करते हो। अच्छा, खाने पीने पे खर्च करते हो, चलो सारे बेसिकली। नेक्स्ट है बच्चों, अभी देखो इधर। अरे ये ध्यान से देखना यार, ये काफी अच्छा है। जनरली कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। कह रहे कि आम तौर पर बच्चों, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जनरली, नॉर्मली, बेसिकली, ठीक है ना, इनको हल्के में मत लिया करो। ये पूरे सेंटेंस की मीनिंग क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। हम कई बार क्या कर देते हैं? इनको इग्नोर कर देते हैं और कोई जनरलाइजेशन निकाल लेते हैं, वो गलत भी हो सकता है। ध्यान से देखना, आमतौर पर बोल रहे हैं। आमतौर पर क्या होता है? जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है ना, मतलब हम जो खर्च करते हैं, कृष्णा, हम जो क्या करते हैं? खर्च करते हैं, इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड। वो किससे इन्फ्लुएंस होता है सीधा सीधा तौर पे? बाय द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल। सवाल ये है कि ये बताओ पहले, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? वो तो मैं अभी बताऊंगा। अगर बच्चों एक बारी के लिए ये मान लो, छोड़ो, ये डिस्पोजेबल है ही नहीं यहाँ पे, अभी पढ़ो और अभी बताओ मेरे को समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है समझ में? चलो अद्विका आप बताओ क्या समझ में है? हाँ, इनकम के ऊपर या इनकम से? इनकम से किसके ऊपर फर्क पड़ता है? वेरी गुड, सही बोल रहे हो बिल्कुल।
कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर फर्क पड़ता है, किससे? चलो प्रशांत आप बताओ कैसे? कोई नहीं सोच यार, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं बताएगा, और अगर बताएगा तो गलत बताएगा, अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना इन बच्चों को फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम सारे बच्चे सीखने आए। अद्विका ने बोला कि जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर फर्क पड़ता है, किससे? इनकम से। और मैंने आपसे पूछा कैसे? हाँ? अरे वो तो बता दिया कि फर्क पड़ता है, लेकिन मैं पूछा हूं अब अभी आगे से कि कैसे। आयुष कुमार तुम तैयार रहना। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बता दो कैसे। इनकम घटेगी या बढ़ेगी? इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरे को बताओ। वेरी गुड, अरे कोई और मत बोलना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर इनकम ज्यादा हो जाएगी हमारी तो कंजप्शन भी हम ज्यादा करेंगे, और अगर आयुष कुमार अगर हमारी इनकम क्या हो जाएगी तो हम पैसे देख देख के खर्च करेंगे ना। अच्छा अब समझो, अब समझो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। बच्चों को पता क्या होता है ना, कि जो आप एक यूनिट पढ़ के आए होंगे ना, नेशनल इनकम, एक जमाना होता था कि जब वो चैप्टर काफी टिपिकल होता था, अल्टीमेटली जो लास्ट वाला है, जो फोर्थ चैप्टर है, जिसमें आप ना 3 मेथड पढ़ते हो, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। और वो भारी भी कुछ नहीं होता था, बहुत सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट उसमें कुछ और हुआ करते थे, कि जैसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, ठीक है ना, इस तरीके के कॉन्सेप्ट और होते थे वहां पे 3-4 जो निकालने होते थे वहां पे। लेकिन अभी क्या कर दिया ना, वो सीबीएसई ने हटा दिए। लेकिन फिर भी तुम समझो यहाँ पे, वैसे तो डिस्पोजेबल इनकम का मीनिंग वहीं पे पता चलता है, क्योंकि वहां से हटा दिए, तो यहाँ पे सुन लो। डिस्पोजेबल इनकम ऐसी इनकम होती है जो अब जस्ट डिस्पोज करने के लिए बची है। डिस्पोज समझते हो आप, मतलब खर्च करने के लिए। एक बात बताओ बच्चों, मान लिया हम लोगों ने 1 लाख रुपए कमाए एक महीने में, कितने कमाए? 1 लाख रुपए, ठीक है ना। लेकिन उसे हम डिस्पोजेबल इनकम नहीं बोल सकते, क्या नहीं बोल सकते? बिकॉज उसमें से अभी हमें क्या देना है, टैक्स भी देना है। क्या देना है? अच्छा लेट सपोज 30% हमारे ऊपर टैक्स लग गया बच्चों, तो हमें कितने देने हैं? 30,000 देने हैं, तो बाकी बचे कितने अपने पास? 70 बचे हैं, ठीक है ना। अभी 70 में से भी हमें क्या करनी है बच्चों? सेविंग्स करनी है। क्या करनी है? सेविंग्स करनी है। तो मान लिया 10,000 की हमें 20,000 की सेविंग्स करनी है, तो अभी लेट सपोज अगर हमने 20,000 की सेविंग कर ली, तो बाकी बचे हमारे पास कितने? 50,000। कितने बचे? है ना, 50,000। और 50,000 अब लेट सपोज ही हमारे पास बिल्कुल खर्च करने के लिए अवेलेबल है, अब हम इन्हें उड़ाएंगे। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो ये 50,000 नॉट 1 लाख, ये 50,000 क्या है? डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो प्योरली किसके लिए बची हुई है अभी आपके पास? खर्चा करने के लिए। तो बताओ, अगर मैं नॉर्मली ये बोलूं कि इनकम, इनकम से फर्क पड़ता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे, ठीक है ना, हाँ तो सही बात है, इनकम अगर मेरी वो 1 लाख ज्यादा होएगी तो भी फर्क पड़ेगा कंजप्शन पे। लेकिन अगर टू बी स्पेसिफिक हो जाऊं, मैं टू बी स्पेसिफिक बहुत ज्यादा बिल्कुल टू द पॉइंट आ जाऊं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जितनी ज्यादा मेरी डिस्पोजेबल इनकम होगी, जितनी ज्यादा मेरी डिस्पोजेबल इनकम होगी, उतनी ज्यादा मेरा क्या होगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और जितनी कम पारस मेरी क्या होगी? डिस्पोजेबल इनकम होगी, यानी कि खर्च करने के लिए जितनी इनकम मेरे पास कम बची होगी, उतना ही कम मैं क्या करूंगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर करूंगा। सही है और नो? और डिस्पोजेबल इनकम भी किससे, डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, किससे? इनकम से, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम इज द पार्ट ऑफ इनकम। सही है और नो? अभी देखना ये वाला बुलेट पढ़ना, तुम्हें समझ में आता है क्या? जब भी मैं सवाल पूछता हूं ना, तो एक बार ऊपर नीचे देख भी लिया करो, ठीक है ना, शायद आपको जवाब वहां से मिल जाए। और मोस्ट केस में ऐसा होता है ज्यादातर कि आपको उस सवाल का जवाब मिल ही जाता है। पढ़ना एक बार, क्या लिखा है? हायर द डिस्पोजेबल इनकम, मोर इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, इसका उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा कृष्णा? इनकम कम हो जाएगी तो कंजप्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेरी गुड। डिस्पोजेबल इनकम भी बता रहे हैं अब क्या होती है। डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू द इनकम, ये वो इनकम होती है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जो मैंने कहीं से भी कमाई हो, कहीं से भी कमाई हो, सारे के सारे सोर्सेज से जो मैंने। बच्चों नॉर्मली अगर मैं बोलूं, अगर जैसे इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं, हालांकि ये तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है इनकम टैक्स,
लेकिन फिर भी इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड होते हैं जहां से हम पैसा कमा सकते हैं। थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ ताकि आपको हल्का सा एक आइडिया लगे। बच्चों, एक हेड होता है वहां पे कैपिटल गेन। क्या होता है? कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। उसमें क्या होता है बेसिकली कैपिटल गेन में, कि जैसे कोई भी आपने प्रॉपर्टी खरीद रखी है, जैसे शेयर्स वगैरह खरीद रखे हैं, या कोई बेसिकली आपके पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, आपने लेट सपोज वो 1 लाख रुपए की खरीदी है। कितने की खरीदी है? और आपने उसे 3 लाख रुपए की बेच दी। ऐसा होता है ना कि कोई प्रॉपर्टी हमारे बाबा जी ने खरीदी थी, दादाजी ने खरीदी थी, बहुत पुरानी हमारे पास, उन्होंने तो बहुत मंदे भाव में खरीदी थी, आज उसकी करोड़ों की वैल्यू है, तो आज हम बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट उस पर डिफरेंस पे क्या लेती है? टैक्स लेती है। और ये मैंने आपको बताया हुआ भी है। कहाँ पे? गवर्नमेंट बजट में। एक पढ़ा नहीं था हमने? जब हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे तो वहां पे कैपिटल गेन टैक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स यही तो होता है कि जो हमारी प्रॉपर्टीज हमने जो खरीदी थी, जो उनकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, लेकिन जो आज जो सेल्स कंसिडरेशन है वो हमें ज्यादा मिल रहा है। ठीक है ना? कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेट सपोज हमने 10 करोड़ की बेच दी अभी, तो बाकी 9 करोड़ पे हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। गवर्नमेंट उस पर क्या चार्ज करती है? कैपिटल गेन चार्ज करती है। ठीक है ना? मतलब कैपिटल गेन टैक्स चार्ज करती है। और ये 9 करोड़ है हमारा कैपिटल गेन है। ठीक है? तो एक तो बच्चों हम पैसा कमाते हैं किससे? कैपिटल गेन से। दूसरा सैलरी से कमा सकते हैं, अगर कोई बंदा जॉब करता है तो किससे कमा सकता है? सैलरी से। तीसरा हाउस प्रॉपर्टी से कमा सकता है। हाउस प्रॉपर्टी समझते हो आप? मतलब अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है तो हमने उसे किस पे दी हुई है? रेंट पे दी हुई है। ठीक है ना? तो रेंटल इनकम आती है। तो ये तीसरा हेड हो गया। चौथा होता है बच्चों पीजीबीपी। पीजीबीपी होता है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। या तो हम कोई बिजनेस करते हैं या किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व है हम। ठीक है ना? अब ये तो बताऊंगा नहीं बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंस क्या था, होता है 11th का सब्जेक्ट मैटर है। और लास्ट बच्चों ये तो मेन हेड हो गए, 4 हेड हो गए। ठीक है ना? अब जितने भी आपके जो लीगल सोर्स बच गए, जैसे आपको गिफ्ट मिले, आपने हॉर्स रेसिंग में पैसा कमाया, लॉटरी से आपने पैसा कमाया, आपको डिविडेंड मिला एक टाइप का, ठीक है ना, और कोई इंटरेस्ट टाइप का मिला आपको नॉर्मली, तो ये सारी चीजें जो कवर होती है वो अदर सोर्स में कवर होती है। किसमें कवर होती है? अदर सोर्स में। ठीक है ना? मतलब जो बाकी जो छोटी छोटी जो इनकम होती है वो अदर सोर्स में आती है। तो 5 हेड होते हैं। ठीक है ना? लगभग लगभग इनमें सारी चीजें कवर हो जाती है। ठीक है? बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ जस्ट आपको। ऊपर ऊपर से बताने का मतलब ये नहीं है कि भैया डिटेल में क्यों नहीं बता रहे हो। अरे जो ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ वो भी मोर देन इनफ बता रहा हूँ। ठीक है ना? क्योंकि इनकम टैक्स कोई सब्जेक्ट कोई ना है हमारा यहाँ पे अभी। अभी तो हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। सुनो, तो बोल रहे हैं कि डिस्पोजेबल इनकम कृष्णा वो इनकम होती है जो हमने सारे सोर्सेज से कमाई गई होती है। ठीक है ना? और सारे सोर्स मैंने आपको कितने बताए? लगभग लगभग इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 5 होते हैं। विच इज अवेलेबल टू हाउस होल्ड, है ना? वो इनकम जो अभी हमारे पास क्या है? अवेलेबल है फॉर स्पेंडिंग ऑन कंजप्शन एंड सेविंग। बेसिकली देखो यहाँ पे एक चीज और इन्होंने कवर कर ली। एक्चुअल में तो जो प्योर प्योर जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो वही होती है जो खर्च करने के लिए बची हुई है ना? लेकिन सेविंग करना किसी इंसान की डिस्क्रिशन हो सकती है कि वो सेविंग कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो इसलिए इन्होंने उसको पहले ही ले लिया। मतलब ऐसी यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो या तो किसके लिए बची हुई है? कंजप्शन के लिए, या तो सेविंग के लिए बची हुई है। लेकिन प्योर प्योर अगर आप देखोगे, प्रैक्टिकली देखोगे, तो डिस्पोजेबल इनकम वही होती है जो अभी प्योर प्योर हमारे पास खर्च करने के लिए क्या हुई हुई है? बची हुई है। ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों? प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी। फ्यूचर में अगर हम क्या करेंगे? सेविंग में से क्या करेंगे? खर्च करेंगे। तो उस टाइम पे हमारी सेविंग्स में निकल के आएगी ना। अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पे, अभी आगे आएगा डिस सेविंग करके कॉन्सेप्ट आएगा। देखो ये तुम्हारा जो डाउट है ना वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। ये देखो, ये जो सेविंग आप देख रहे हो ना, ये सेविंग माइनस में आ रही है 2 लेवल पे ऐसे। ठीक है ना? ये डिस सेविंग होती है। ये आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसके पहले हमें कई सारे और फंडामेंटल्स सीखने पड़ेंगे तब जाकर के समझ में आएगा, है ना? तो तब तक होल्ड रखो। जो आपने पूछा बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका, लेकिन तब तक कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखो। इधर देखो बच्चों, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट का है कि जो आई में हम स्पेसिफिकली ले रहे हैं वो प्राइवेट पार्टी का ही ले रहे हैं? प्राइवेट पार्टी का ही ले रहे हैं। प्राइवेट पार्टी का ऐसा खर्चा
जो वो किस पे करता है, अपनी असेट्स को बिल्ड करने पे करता है, वो होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिनसे हमारी जो कैपिटल असेट्स है वो बिल्ड होती है। देखो, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर, ये वो टोटल खर्चा होता है टू बी इनकर्ड, जो किया जाएगा बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स, किसके द्वारा, कौन करेगी, प्राइवेट फर्म्स करेगी, वो भी किस पर बच्चों, कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जिनसे हमारी असेट बिल्ड होती है, क्या बिल्ड होती है, इट इंक्लूड्स द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल असेट्स। ऐसा खर्चा करने से हमारी जो फिजिकल कैपिटल असेट्स होती है उनके स्टॉक में क्या होता है, एडिशन होता है। क्या होता है, अरे आज तुम्हारी एक फैक्ट्री है, तुमने एक फैक्ट्री और कंस्ट्रक्ट कराई, तो तुम्हारी जो फिजिकल कैपिटल असेट्स हैं वो ऐड ऑन हुई या लेस हो गई, वो एड ऑन, मतलब एड ऑन हुई ना, बढ़ती जा रही है। अगर आप ये खर्चा करते हो तो आपकी जो रियल जो वेल्थ है, जो आपकी असेट्स है, वो क्या होती है, बेसिकली इंक्रीज होती है, ऐसा ये बोल रहे हैं। जबकि बच्चों कंजप्शन एक्सपेंडिचर से ऐसा नहीं होता। एक्सपेंडिचर, जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, आज खाओगे कल निकल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऐसा होता है कि आज इनमें पैसा लगाओगे तो ये फ्यूचर में आपको जनरेट ही करके देंगे। क्यों त्यागी जी, बात सही है गलत है। such as machinery, equipments, land and building, plant and machinery वगैरह etc. and changes in inventory. Changes in inventory समझते हो आप, स्टॉक में चेंज होना। और स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, ऐसा क्यों करते, अगर मैं आपसे पूछूं, खैर वैसे मेरा एरिया नहीं है ये, हालांकि मेरे को बताना पड़ेगा क्योंकि मेरे यहाँ पे काम में आएगा, लेकिन क्योंकि प्योर प्योर अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है, आप मेरे को बता सकते हो कि चेंज इन स्टॉक वो हम ऐसे क्यों करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आपने क्या करने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक क्यों करते हैं, वापस से बोल, कॉन्फिडेंस तुझे भी नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, एक कॉन्सेप्ट होता है, चलो मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बस ऐसे आपको पिन चुबो के छोड़ रहा हूँ। मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, एक मैचिंग कॉन्सेप्ट, हाँ जी, नाम तो सुना होगा, हल्का फुल्का सा तो याद आ रहा होगा। शुरुआत में बड़े सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हो आप अकाउंटिंग में, नहीं पढ़ते, पहले दूसरे चैप्टर में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ऐसे कुछ पढ़ते हो, हाँ, प्रूडेंसी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, चलो। अच्छा एक बात तो बताओ, नहीं नहीं पिन चुबोया, बस अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अभी इसी चैप्टर में आएगा आगे, ठीक है। सुनो, चेंजेस इन इन इन्वेंटरी, मेरे को ये बता दो बस जस्ट, इसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्यों बोल रहे हैं, बोलो ना, बिकॉज इससे हमारा क्या हो रहा है, स्टॉक में चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, और मैंने अभी बोला कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर से, मैंने क्या बोला कि कॉन्सेप्ट यही है, मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर से कुछ फ्यूचर में जनरेट नहीं होता, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से फ्यूचर में क्या होता है, जनरेशन होता है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। क्या आप इस स्टॉक को रियलाइज नहीं करोगे, मतलब रियलाइज इन द किसकी फॉर्म में, कैश की फॉर्म में रियलाइज नहीं करोगे, दैट्स वाई बच्चों वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसका आज मैं बिल्कुल भी ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया और फुल फ्लैश समझाया, बिकॉज ये टॉपिक आगे रिपीट होगा, तो जिस टॉपिक की जहाँ पे बहुत अच्छे से समझ हो सकती है तो उसको वहीं पे समझना चाहिए। यहाँ पे बस इतना मान के चलो उसे कि वो क्या होती है बच्चों, बोलो ना, अरे बोलो जल्दी से बोलो, कि वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है, बिकॉज वो एक टाइप की क्या है, एसेट है। उसका प्योर प्योर रीजन पूरा आगे आएगा तो वहां पे बताऊंगी। जो हमने किस पे खर्च किया है, देखो बेसिकली नॉर्मल तो वो आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन क्या होता है ना कि उसमें एक कैच है, क्योंकि जो गुड्स और गुड्स और सर्विसेज में हम जो डील करते हैं, या जो हम कोई जैसे इक्विपमेंट्स वगैरह डेवलप कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहे हैं, तो कंजप्शन में आ जाएगा। और अगर हम किसमें कोई फैक्ट्री वगैरह कोई मशीनरी वगैरह बिल्ड कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। अब तुम्हारा सवाल ये है कि जी जो हम शेयर्स वगैरह में डीलिंग करते हैं तो क्या वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आएगी, बच्चों वो थोड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, वो एक अलग ही एरिया में आ जाएंगे हम। और उससे क्या होता है ना बेसिकली,
जस्ट एक टर्म चलती है, शायद पता नहीं आपने सुनी कि नहीं सुनी है, जो शेयर्स और डिबेंचर्स है ना, वो जस्ट अ पेपर क्लेम है। क्या है? पेपर क्लेम है, ठीक है ना। उनसे इनकम तो जनरेट होती है ना, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में इकोनॉमी के अंदर कोई गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, ठीक है ना। तो उसमें ना, उसमें कैच होता है, क्योंकि वो जस्ट एक क्या है, पेपर क्लेम है, तो वो जस्ट इनकम को क्या करने में हेल्प करते हैं, इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। और मेरी बात से कोई भी बच्चा ये जनरलाइजेशन नहीं निकालेगा कि मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शब्द ऐसे यूज कर रहा हूँ कि ताकि एक डिप्लोमेटिक आंसर जाए, ठीक है ना। कभी आप ये मान के चलने लग जाओ, क्योंकि अलग अलग कंटेक्स्ट में हमें देखना होता है। आप प्योर प्योर अगर फाइनेंशियल मार्केट में आ जाओगे और आप मेरे से ये पूछते हो, अगर बिजनेस की क्लास चल रही होती है और आप ये पूछते हो कि भैया शेयर्स में इन्वेस्ट करना या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना, क्या ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या ये हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, तो मेरा सीधा सीधा आंसर होता है यस, है ना। क्योंकि जस्ट यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो वो जस्ट कोई गुड्स और सर्विसेज का जनरेशन नहीं हो रहा, भले कैपिटल गुड्स की हम बात कर रहे हो, कोई गुड्स और सर्विसेज का जनरेशन नहीं हो रहा, जस्ट पेपर क्लेम है और टाइटल चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? आज कोई शेयर मेरे पास है, मैंने कोई एक एक्स अमाउंट में खरीदा और मैंने एक्स प्लस अमाउंट में क्या कर दिया, बेच दिया। कोई गुड्स गुड्स तो जनरेट नहीं हुए कोई यहाँ पे, जस्ट क्या हुआ है, टाइटल क्या हुई है, चेंज हुई है ना। तो उसमें क्या है, इस कंटेक्स्ट में हम यहाँ पे उसे कवर नहीं करेंगे, लेकिन जब हम किसकी बात करेंगे, बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्केट हम पढ़ेंगे, तो वहां पे हम उसकी बात करेंगे। हाँ जी, जैसे गोल्ड में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, तो बच्चों आप ये पूछना चाहते हो कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर है या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, इसे हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। क्योंकि वो उसकी ना एक्चुअल में क्या है, उसकी एक एग्जिस्टेंस है, और वो फिजिकली आप उसे क्या कर सकते हो, मतलब उसी उसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा हो सकती है। ऐसा भी नहीं बोल सकते, ऐसा भी नहीं बोल सकते, बहुत सारे पॉइंट कवर करने होंगे। क्योंकि गोल्ड की सुनो, एक चीज, एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, गोल्ड में क्या होता है बेसिकली, गोल्ड में फिजिकल पोजेशन भी ट्रांसफर होता है और टाइटल भी ट्रांसफर होती है ना। क्योंकि गोल्ड क्या रखता है, अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है, जबकि जस्ट ये क्या है, एक पेपर क्लेम है जो आप पूछ रहे हो, ठीक है ना। तो उसे शायद हम यहाँ पे कवर ना करें, लेकिन वहां पे तो पक्का पक्का हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, जब हम प्योर प्योर किसकी बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। गोल्ड को कवर कर सकते हैं। हम्म। ना, ना, अच्छा, अब तुम देखो, तुम बोलोगे कि वो वहां पे भी आएगा क्या, कि अगर वो यहाँ पे नहीं आ रहा है तो वहां वहां पे भी नहीं आएगा, वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी नहीं है। क्या भी नहीं है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी नहीं है, ठीक है ना। बच्चों, तीन मेथड है ना वो तीन मेथड है ना, ठीक है ना। अभी जस्ट हम क्या देखो, सुनो, मैं बता रहा हूँ क्या होता है ना, बेसिकली अभी तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बिल्कुल सही आ रहे हैं, आने भी चाहिए। मैं जस्ट जब भी तो इसलिए बोलता हूँ कि मैं नेशनल इनकम सबसे पहले इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ कि नेशनल इनकम में बच्चों के डाउट्स क्या रह जाते हैं, आधे अधूरे रह जाते हैं, है ना। उनमें फिर बाद में दिक्कत आती है, सिलेबस पूरा पढ़ा दिया, तुम अपने घर चले गए, अब तुम्हें डाउट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं वो चैप्टर शुरू में नहीं पढ़ाता। अब क्या है ना, कि जैसे हम वहां पे पढ़ेंगे कई बारी ना, अभी क्या है, बच्चों का जैसे दिमाग चलना चालू हुआ, तो बिल्कुल सही दिमाग चल रहा है उनका। अब ना बच्चे धीरे धीरे ना एग्रीगेट डिमांड को किससे रिलेट कर रहे हैं, नेशनल इनकम से रिलेट कर रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं, है ना। देखो, किन्हीं मायनों में, किन्हीं मायनों में एग्रीगेट डिमांड इक्वल भी हो सकती है नेशनल इनकम की, किन्हीं मायनों में, लेकिन उसके पहले एक बार एग्रीगेट सप्लाई पढ़ लेने दो हमें, ठीक है ना, तब हम ये जनरलाइजेशन निकालेंगे। लेकिन आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि एग्रीगेट डिमांड ही नेशनल इनकम होती है, वो एक केस में होती वो इक्विलिब्रियम के केस में होता है। अब तुम बोलोगे मेरे से कि इक्विलिब्रियम क्या होता है ना। तो वन बाय वन बच्चों जैसे हम पढ़ते जाएंगे, तो ये सारे जितने भी आपके डाउट्स आ रहे हैं ना, आप नोट करके चलते चलो, ठीक है ना। वन बाय वन हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे और आपके डाउट्स सोल्व होते जाएंगे, क्योंकि अभी जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं उसके लिए मेरे को उनके फंडामेंटल्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। और अगर मैं ऐसे बीच बीच में फंडामेंटल्स क्लियर करूंगा तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, होच पोच हो जाएगी, एक जो सीक्वेंस था ना हमारा, वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है। फाइनली वापस से शुरू करते हैं बच्चों, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड द टोटल एक्सपेंडिचर टू बी स्पेंट, ठीक है ना, और टोटल एक्सपेंडिचर विच इज, बोलो ना, विच इज इनकर्ड बाय द ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, विच इज इनकर्ड बाय द, या विच इज टू बी इनकर्ड बाय द,
मैं भले ही विच इज बोलूं, है ना, लेकिन उसका मतलब ही क्या है, टू बी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, से यस और नो। उसके कंपोनेंट कितने होते हैं, चार, चार कंपोनेंट होते हैं। सेक्टर कितने होते हैं, तीन, तीन सेक्टर के कितने कंपोनेंट, ऐसा क्यों है, बिकॉज प्राइवेट को हमने दो पार्ट में तोड़ा है, एक सी में और एक आई में, और गवर्नमेंट का हमने इकट्ठा ले लिया, है ना, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और लास्ट बचता है हमारा बच्चों क्या, हाँ, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अभी तक हमने क्या देखा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा बात करते हैं किसकी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। किसकी बात करते हैं, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर। अभी तक ऊपर तो नहीं बोला था इसने ऐसा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर। क्यों बोल रहा है टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये किसको भी कवर करेगा, यहाँ पे ये कंजप्शन को भी कवर करेगा और किसको भी कवर करेगा, इन्वेस्टमेंट को भी कवर करेगा। इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। इससे क्या पता पड़ा हमें, ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो किस पे होगा, कंज्यूमर गुड्स पे होगा, जिन्हें अल्टीमेटली कंज्यूम कर लेते हैं। हाँ, एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट कंजप्शन पे खर्च नहीं करती पैसा, करती है, जैसे कि इकोनॉमी को चलाने के लिए बड़े सारे खर्चे होते हैं, तो वो करती है। क्या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह या इंफ्रा डेवलप नहीं करती है, करती है, तो वो कौन सा खर्चा वो गवर्नमेंट का, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट करेगी किसके ऊपर, कंजप्शन के ऊपर, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, और किसके ऊपर, कैपिटल गुड्स के ऊपर। ठीक है, यस और नो। टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, क्या करने के लिए, इकोनॉमी की कॉमन नीड्स को क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। से यस और नो, कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि बच्चों कंजप्शन खर्चा भी करना पड़ेगा इकोनॉमी की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और कैपिटल खर्चा भी करना पड़ेगा। ठीक है, इट मींस द गवर्नमेंट इनकर्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। से यस और नो। आगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू फुलफिल द नीड्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर। जैसे हमें किसको मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, एक बात बताओ ना अभी, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, है ना। हालांकि हम यहाँ पे जो कवर कर रहे हैं कि जो आने वाले टाइम में करेंगे, जैसे कि मैं अभी की बात कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट ने ये पहले डिसाइड किया हुआ ना कि आने वाले टाइम में, अब तो हो चुकी है G20 समिट हो चुकी है ना। तो G20 समिट के ऊपर जो खर्चा हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कैसा खर्चा था, कंजप्शन एक्सपेंडिचर था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर था। हाँ जी, कैपिटल, कंजप्शन, कंजप्शन। प्राइवेट पार्टी का क्या मतलब है, गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है। मैं तो गवर्नमेंट का पूछ रहा हूँ आपसे कि गवर्नमेंट का वो प्राइवेट, सॉरी, गवर्नमेंट का वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कितने बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, रेज योर हैंड। G20 सबमिट हुई, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने खर्चा किया। अब वो खर्चे के मैं नाम नहीं बता रहा हूँ क्या क्या खर्चा किया, क्योंकि अगर मैं वो बोल दूंगा फिर तो तुम्हें आंसर पक्का पक्का आ जाएगा। ठीक है ना, बस जस्ट ये बोल रहा हूँ कि खर्चा किया गवर्नमेंट ने। तो मुझे बताओ कि गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल वाले कितने हैं, रेज योर हैंड। वेरी गुड, अरे उठाओ ना हाथ, 1 2 3 4 5 6, और भी है, नहीं। और रेवेन्यू, सॉरी, रेवेन्यू मतलब इन द सेंस कि कंजप्शन वाले कौन है, जिनका आंसर कंजप्शन है उन्हीं का आंसर बिल्कुल सही है। मुझे बताओ कौन सी ऐसा डेवलप हुई, कौन से वाली, तो वो उसके लिए कोई ना बनाई है वो, नहीं नहीं, उसका तो मोदी जी इनॉग्रेशन कर चुके हैं। वो तो प्रोग्राम कराएंगे तो आगे उस कराएंगे, वो उसके लिए नहीं बनाई। अब जैसे अब मान लिया सारे देश के नेता बुलाए, मतलब जो भी वो G20 के अंदर जितने भी कंट्रीज कवर है उनको बुलाया, ठीक है ना। अच्छा, उनकी हॉस्पिटैलिटी पे खर्च हुआ। दिल्ली के अंदर लॉकडाउन था, क्या आपको पता है, दिल्ली के अंदर लॉकडाउन था, बहुत सिक्योरिटी क्या थी, बहुत टाइट सिक्योरिटी है, ठीक है ना। और ऐसे होड़ लगी हुई है कि भाई को
सबसे महंगे होटल में कौन रुका हुआ है? जो बाइडेन रुका हुआ है कि ऋषि सुनक रुका हुआ है या बाकी बाकी दूसरे कोई लोग हैं? हाँ हाँ जी, तो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा हुआ। अच्छा पहले तो ये बताओ, ये जरूरी है नहीं है खर्चा करना, या फालतू में किया? जरूरी है, बिकॉज कुछ इंटरनेशनल मसले ऐसे है ना, यहाँ पे हमारे देश का भी इंटरेस्ट हो सकता है, तो उनको डिस्कस करना, उनके बारे में डिसीजन, बेसिकली प्लानिंग है ना, ये प्लानिंग ही करने के लिए तो आए हुए हैं वो। हाँ बोलो ना। और सारे बच्चों को प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में क्या आती है? ह्यूज कॉस्ट आती है, ठीक है ना। तो बच्चों ये कैसे खर्चा है? कंजप्शन खर्चा है। और ये क्यों जरूरी है? इकोनॉमी की नीड को क्या करने के लिए? सेटिस्फाई करने के लिए। अच्छा गवर्नमेंट जैसे लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा करती है ना, ताकि देश के अंदर, राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, है ना, दंगे फसाद ना हो, राइट्स वगैरह ना हो। तो ये जरूरी है नहीं है? लेकिन इनसे कोई एसेट भी क्या नहीं हो रही? बिल्ड नहीं हो रही, है ना, लेकिन ये जरूरी है। तो बच्चों ये सारे कैसे खर्चे हैं? कंजप्शन खर्च। कैसे खर्चे हैं? हालांकि अब ऐसे कोई बच्चा ऐसे मत लेना जो मैंने एग्जांपल दिया कि भैया वो तो खर्चा हो चुका है G20 पर, लेकिन हम तो एडी में बात करते हैं कि जो खर्चा होने, ऐसे समझो कि एग्जांपल मैं आपको वो G20 समिट होने के पहले दे रहा हूं, कई महीनों पहले, जब गवर्नमेंट ने क्या किया होगा? प्लान किया होगा, ठीक है ना, उस टाइम पे। तो consumption expenditure is incurred to fulfill the needs like law and order, education, health, transport, defense, etc. से सुनो, इन सारे सेक्टर के ऊपर जो खर्चा करती है गवर्नमेंट, है ना, वो कैसा होता है? कंजप्शन, ठीक है। हेल्थ के ऊपर खर्चा करने का मतलब ये नहीं है कि मैं हॉस्पिटल की बिल्डिंग को कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, पहले ही स्पेसिफाई कर देता हूँ, कभी बच्चे गलत मतलब ले जाए इसका। एजुकेशन के ऊपर खर्चा करने का मतलब ये नहीं है कि जो कॉलेज की जो बिल्डिंग बनाई वो, उससे मेरा मतलब है। मेरा मतलब है कि जो रूटीन नेचर में जो वर्किंग चल रही है ना, उस पे जो खर्च कर रही है गवर्नमेंट, तो वो सारी चीजों पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा वो, ठीक है ना, क्योंकि उससे कोई एसेट तो बिल्ड होएंगी नहीं वो, लेकिन इकोनॉमी के लिए जरूरी है ना वो। आगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज। क्या कंस्ट्रक्ट कराना? हाईवे, रोड, डैम्स, पावर प्लांट, है ना, यूनिवर्सिटीज, और आपके रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, ये सब क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। इनसे हमारा जो कैपिटल स्टॉक है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। से यस और नो? और फाइनली बच्चों, नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है ना। और अगर मैं नेट इंपोर्ट्स की बात करूं तो नेट इंपोर्ट्स कैसे निकालेंगे आप? इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स, ठीक है। खैर, whenever domestically produced goods are demanded in foreign countries, जब हमारी इकोनॉमी में जो बने हुए गुड्स होते हैं उनकी डिमांड कहाँ पे होती है बच्चों? फॉरेन कंट्रीज में होती है, देन इट इज नोन एज एक्सपोर्ट। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट बोलेंगे। वेयर एज डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स, लेकिन जो फॉरेन गुड्स होते हैं, मतलब जो आउट ऑफ द कंट्री बने हुए होते हैं, और उनकी डिमांड कहाँ पे होती है? इन द डोमेस्टिक कंट्रीज, नोन एज इम्पोर्ट। यहाँ से जब हम बाहर भेजते हैं तो उसे एक्सपोर्ट, बाहर से जब हम यहाँ पे लेके आते हैं तो उसे इम्पोर्ट। और देखो कितना भारी है, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा तीसरे वाला, तो थोड़ा सारे बच्चे फोकस करके समझना है, वरना ये कॉन्सेप्ट सर के ऊपर से बाउंसर जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज टर्म्ड एज नेट एक्सपोर्ट्स। दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? पसीने आ गए होंगे तुम्हें, है ना, ये समझने के लिए 2-3 क्लास लगेगी। It is calculated as under net exports is equal to exports minus imports. Finally, components of AD: private consumption expenditure, investment consumption expenditure, government expenditure और net exports। नाम तो सुना ही होगा। AD is equal to what? C plus I plus G plus X minus। yes or no? और बच्चों पता क्या होता है? बेसिकली ये है तो 3 सेक्टर, है ना, लेकिन कंपोनेंट कितने बनाए हैं? और बिहेवियर में इसे कैसे बोलते हैं? जो ये है ना कि AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, इसे बिहेवियर में ऐसे बोलते हैं AD इन 4 सेक्टर मॉडल। क्या बोलते हैं? हालांकि इसमें एक्चुअल में जो सेक्टर होते हैं वो कितने ही होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन बोलते कैसे है इसको? AD इन 4 सेक्टर मॉडल, यानी कि 4 सेक्टर मॉडल मतलब 4 कंपोनेंट बोल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें किसकी? AD ना 2 सेक्टर मॉडल, किसकी बात करें? AD ना 2 सेक्टर मॉडल। तो 2 सेक्टर मॉडल में AD इज इक्वल टू होता है C प्लस I। यहाँ पे हम क्या मान के चलते कि केवल प्राइवेट पार्टी ही खर्चा कर रही है। दरअसल क्या है बच्चों,
ये जो चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है और इसके जो आगे के चैप्टर्स है, यहाँ पे ना कुछ अजम्पशंस है, क्या है, और यहाँ पे ना कुछ इनकंसिस्टेंसीज भी है, कुछ क्या भी है, इनकंसिस्टेंसीज भी है, मतलब थोड़े से ना कुछ टॉपिक्स है ना जो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है वो डिबेटेबल इश्यूज है, मतलब उनपे ना अच्छी खासी क्या कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। वो ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज ये जितने भी सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं ना ये अजम्पशन बेस्ड है, क्या है, कि जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उनके पहले हमने कुछ अजम्पशंस ड्रॉ करके रखी है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तुम्हारे माइंड में कुछ और अजम्पशन आएगी, तुम बोलोगे भैया ये वाला कॉन्सेप्ट तो अप्लाई नहीं हो रहा, तो मेरे पास जस्ट उसका एक ही आंसर होगा कि मैं ये बोलूंगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों ये इन अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। आपके माइंड में जो आ रहा है मैं उसको उसका क्या बता सकता हूँ, आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ कि इस केस में ऐसा हो जाएगा, है ना। लेकिन हमारी फिर लिमिटेशन ये भी कि हमारे सिलेबस में जो अजम्पशन है हमें उतना ही पढ़ना है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अभी अगर वो बोले एक्सप्लेन एडी, वैसे बोलेगा नहीं, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा कि एक्सप्लेन एडी इन अ 4 सेक्टर मॉडल, तो आप क्या लिखोगे बोलो, AD इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस, और आप सबको एक्सप्लेन करोगे अगर 6 नंबर में है। लेकिन अगर वो आपको ये बोले कि एक्सप्लेन AD ना 2 सेक्टर मॉडल, तो जबरदस्ती फिर वो जी प्लस एक्स माइनस एम को क्यों करोगे आप, आपको शुरू, हाँ, उसमें अजम्पशन ये है कि AD ना 2 सेक्टर मॉडल की अजम्पशन ये है कि हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि खर्चा केवल कौन ही करती है, प्राइवेट पार्टी करती है, गवर्नमेंट खर्चा करती नहीं है, और ना ही क्या होता है ग्लोब, मतलब यहाँ पे हमने ये माना है कि ना तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा, तो हमने किसको साइलेंट कर दिया, एक्स माइनस एम को साइलेंट कर दिया, और ना यहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा करती है ना, यहाँ पे बस जो कोई खर्चा करता है तो कौन करती है, हाँ, प्राइवेट पार्टी क्या करती है, खर्चा करती है। ये सुनो बच्चों।